तो इतने सब्र के बाद आखिर ये वीडियो बन ही गया। वैसे तो मैं ही बेशर्म बेहाया आदमी था जो इसका सेकंड पार्ट नहीं ला रहा था, पर कोई नहीं, आज हम इस वीडियो में कोकोसुबो का खात्मा कर ही देंगे। तो आओ यार, कोकोसुबो की श्रद्धांजलि में विलंब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर एक सेकंड रुको, उससे पहले जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो देखो यार, वीडियो का लिंक ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में ही होगा, तो जाओ जल्दी। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो में सानवी को बोलता है, ओए झबरीले चिकने, देखता ही रहेगा कि अपने पेट की अतड़ियों को संभालेगा भी, जल्दी कर यार, बड़ा गंदा लगता है मेरे को। और हाँ, फाइट खत्म होने के बाद पैसे भिजवा देना, बचाने के पैसे लगते हैं। इधर कोकोसुबो उस भल्लाल देव की बॉडी को देखकर सोच रहा होता है, वाह भाई, इसका सीना तो पत्थर का है। 300 साल हो गए पर अब जाके ऐसा विरोधी मिला है, लेकिन ये साल अपना गधा बहुत हिला रहा है। कोई बताओ यार इसको, मेरे इतने स्टाइलिश बाल खराब हो जाएंगे। तभी ग्यो में कोकोसुबो के ऊपर अपने गधे से हमला कर देता है। कोकोसुबो उसके हमले से बच तो जाता है, पर इस भल्लाल देव के गधे में एक टंगिया भी लगा होता है, जिससे वो कोकोसुबो का गर्दन काटने का ट्राई करता है। पर ना मुन्ना, अब मैं कोको भाई इतनी जल्दी नाक को मारेगा रे। कोकोसुबो तुरंत नीचे झुक जाता है, लेकिन ग्यो में अपने हथियार के चैन को पैर में दबाकर स्टोन ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म सेलेस्टियल सरफेस स्मैश से कोकोसुबो की चटनी बनाने वाला होता है। पर कोकोसुबो अपनी नृत्य कला दिखाकर बच जाता है, लेकिन ग्यो में तुरंत अपनी चैन से कोकोसुबो के गले को जकड़ता है। कोकोसुबो सोचता है, भोसड़ी का एक ऐसा चैन टूट ही नहीं रहा है। उसी वक्त ग्यो में चैन को फुल पावर से खींचता है, लेकिन कोकोसुबो नीचे झुककर अपने गले की जगह बाल उखड़वा लेता है और सोचने लग जाता है कि ग्यो में का हथियार प्योर आयरन से बना है, जो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। और क्योंकि कोकोसुबो का तलवार उसी के मांस से बना है, तो वो ग्यो में का हथियार को काटने से पहले ही जल जाएगा। यही सब सोचकर वो हैरान हो गया होता है कि अभी के शॉट्समैन क्या बवाल चीजें बना रहे हैं। तो अभी कोकोसुबो ग्यो में के एकदम पास जाकर उसकी गर्दन काटने का ट्राई करता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि ग्यो में बहुत पास से अपने हथियार को हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्यो में उसके स्लैश से बचकर पूरा उल्टी गुलाटी लगाकर अपने टंगे से कोकोसुबो का कपड़ा फाड़ देता है और फटाक से अपने गधे से भी मारने का ट्राई करता है। पर कोकोसुबो थोड़ा बच जाता है। वो सोचता है, ये गोरिल्ले का बलगम अपने हथियार को चलाने के लिए अपनी मांसपेशियों के स्ट्रेंथ का यूज करता है, पर ऐसा तो कोई अंतरिक्ष का प्राणी भी नहीं कर सकता है। कि उसी समय ग्यो में चैन से कोकोसुबो की तलवार को जकड़कर उसकी तलवार को ही तोड़ देता है, पर क्योंकि कोकोसुबो की तलवार उसी के मांस से बनी थी, तो वो उसे वापस उगा लेता है। और तभी दोनों एक साथ अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करते हैं, लेकिन कोकोसुबो का अटैक से ग्योमो के थोबड़े पर एक स्लैश लग जाता है। उसी वक्त कोकोसुबो ग्योमो को बोलता है, हर चीज जो तू तोड़ेगा वो तुरंत रीजनरेट हो जाएगा, तेरे अटैक बेकार है जोशीली गांड। ये सब बातें सुनकर ग्यो में ठान लेता है कि अब उसे अपना सबसे पावरफुल अटैक करना ही होगा, जिसे वो मुजान के लिए बचा कर रखा था। तभी ग्यो में का डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हो जाता है, जो उसके स्टोन हासिरा होने को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इधर ये तोकितो बटले ने जैसे तैसे अपने आप को खंबे से निकाल लिया होता है। वो सोच रहा होता है कि वो इतना दूर गांड है कि वो अपने खून के बहने को भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पास उजुई जैसे स्किल्स नहीं है। लेकिन उसे कम से कम जो लोग अभी अपर मून 1 से लड़ रहे हैं उनकी मदद करनी होगी, अगर वो मरने ही वाला है तो। इस बावली गांड को अभी भी समझ नहीं आया है ना? अरे भाई मत जा, इस बार वो तेरी गांड फाड़ के अलग अलग कर देगा। तभी ये लाचार जानवर भी कहीं से प्रकट होता है और तोकितो को बोलता है, भाई मेरी एक मदद कर दे, वो देख सीधा उस बड़मुंजी के बाल पड़े हैं, बस उसे लाके मेरे को खिला दे, फिर मैं भी तेरी मदद कर पाऊंगा। इस साइड ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरा मार्क अवेकन हो गया है, पर तेरे चाल ढाल से लगता है कि तू अभी 27 साल का है, जबकि डीमन स्लेयर मार्क वाले 25 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। मुझे लग रहा है तू उधार के समय पर जी रहा है चूतिए, इसलिए शायद आज रात तेरी अर्थी उठ जाएगी। बता क्या मिला तुझे इंसान रहकर? तेरी ये बुलडोजर जैसी बॉडी और ब्रीदिंग टेक्निक सब चले जाएंगे, इसलिए अभी भी मौका है, आज हम मेरे से जूनियर वाला डीमन बना देता हूँ, फिर दोनों साथ में ऐश करेंगे। जिस पे ग्यो में बोलता है, चल भाग भोसड़ी के साले डीमन झांड, तुझे क्या पता हम इंसानों को इसी बात का गर्व है कि हमें मरने का सौभाग्य प्राप्त है। कोकोसुबो बोलता है, ठीक है, मेरी बात मत मानो सालो, देखना तुम लोग बहुत गंदी मौत मरोगे। ग्यो में कहता है, मुझे गुस्सा मत दिला, पहले बोल रहा हूँ, पर अपन की बातचीत से मुझे ये एहसास हो रहा है कि तू मुझसे एक झूठ बोल रहा है। शायद तू किसी ऐसे आदमी को जानता है जो मार खोने के बाद भी 25 साल से ज्यादा जिया है। ये सुन के भाई कोकोसुबो में सन्नाटा मच गया। इधर ये ग्यो में उसे और टोचन दे रहा है, बोल कमीने मैं सही हूँ ना? तभी कोकोसुबो फुल स्पीड से ग्यो में का गला काटने आ जाता है, लेकिन ग्यो में उसकी तलवार को अपने चैन से रोक देता है। कोकोसुबो का मुंडा सटक गया होता है। ये बात सुन के वो ग्यो में पर फुल मून ब्रीदिंग से हमला कर रहा होता है। इधर ये सानी में अपने 6 पैक एप्स में टाका करके लड़ने के लिए उठ रहा होता है,
तभी वो देख लेता है कि कोकोशिबो ग्योमे की बूंद फाड़ बजा रहा होता है। सानमी तुरंत जाकर कोकोशिबो के ऊपर विंड ब्रीदिंग का यूज करता है। उसे देखकर कोकोशिबो सोचता है साला इस युग के सभी पिलर्स के पास मार्क है कि तभी सानमी के कंधे के पास से ग्योमे का गदा आता है, पर कोकोशिबो उससे बच जाता है कि सानमी भी उसके पैर पर स्लैश कर देता है। लेकिन कोकोशिबो उन दोनों के अटैक से बचकर पीछे चला जाता है और सोचता है ये दोनों झांटी अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करके भी अपने अटैक्स में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। इस साइड सानमी बोल रहा होता है अच्छा क्या कि हमने हासिरा ट्रेनिंग कर ली थी भल्ला। इधर ये गेन्या कोकोशिबो का बाल खा लेता है, जिसके कारण उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है और उसका शरीर भी वापस जुड़ जाता है। वो सोचता है अगर वो उस तलवार का टुकड़ा भी खा ले तो उसका शरीर और अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसे अपने अंदर से एक आवाज आ रहा होता है जो बोल रहा होता है कोकोशिबो तुमने कितने हासिरास को मारा, और ये आवाज और किसी की नहीं मुजान द जैक्सन की होती है। जिसे सुनकर गेन्या कहता है डीमन इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैल रहा है, मेरे शरीर को क्या होने वाला है। इस साइड कोकोशिबो के लिए 1v2 सिचुएशन हो गया होता है। वो सोच रहा होता है ये दोनों इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन पिलर्स है, खासकर ये गोरिल्ले का बलगम। ये साला भले ही अंधा है पर ये अपने हथियार में लगे चैन को घुमाकर आसपास के मूवमेंट्स को एक्यूरेट समझ लेता है। भोसड़ी का इन सब पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। तभी सानमी अपने स्वॉर्ड से कोकोशिबो की तलवार को फुल पावर से जमीन में झुका देता है। उसी वक्त ग्योमे अपने गदे से कोकोशिबो के ऊपर स्मैश कर देता है, पर तुम्हें तो पता है कोकोशिबो कोई कमजोर डीमन नहीं है, वो इजीली उसे डॉज कर देता है। देखो कोकोशिबो सानमी को देखकर हैरान हो गया होता है कि कोई इंसान इतने गहरे कट्स लगने के बाद भी लड़ पा रहा है और इसी के साथ उसके मूवमेंट्स उसके स्पीड और एक्यूरेसी को भी बढ़ा पा रहे हैं। तभी ग्योमे कोकोशिबो के एकदम पास आ जाता है और अपने टंगे से कोकोशिबो का एक कान काट देता है। उसी वक्त सानमी भी डस्ट वायरल विंड स्लाइस का यूज कर देता है, लेकिन कोकोशिबो बचकर पीछे जा रहा होता है कि दोनों सानमी और ग्योमे अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल से कोकोशिबो पर एक साथ हमला कर देते हैं। वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। इससे कोकोशिबो का किमोनो फट जाता है, पर हम जानते हैं डीमंस को मारने के लिए उनका सर काटना पड़ता है और यही बात ग्योमे सानमी से कहता है, पर ये बात कोकोशिबो सुन लेता है और ये हम क्या देखते हैं ग्योमे और सानमी के शरीर पर अचानक से पहुंच से कट्स लग जाते हैं। ये देखकर ग्योमे भी हैरान हो जाता है कि कोकोशिबो उन पर इतनी दूर से भी अटैक कर सकता है। तभी फुल धुएं में कोकोशिबो अपनी बॉडी प्रदर्शन करते हुए कहता है तुम मच्छर की झांट जीतने कीड़ो, यही था तुम्हारा फुल पोटेंशियल, जबकि तुम्हें इस युग के सबसे ताकतवर हासिरा हो। मतलब अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो बाकी सब मेरे लिए लूडो खेलने जितने आसान होंगे। इस साइड सानमी की उंगलियां कट फिट के नीचे गिर रही होती है। वो घबरा जाता है कि अगर ग्योमे ने ऐन वक्त में अपने हथियार के चैन से हमले की दिशा को नहीं मोड़ा होता तो सानमी की उंगलियों के साथ उसके हाथ भी कट जाते। वो अपने आप को थोड़ा दिलासा देता है कि इतने कट्स लगने के बाद उसे ग्योमे के ऊपर बोझ बनने से पहले ही कोकोशिबो को हराना होगा, क्योंकि अब उसका खास खून भी कोकोशिबो के ऊपर काम नहीं कर रहा है। और इसी के साथ वो इस बात से भी अचंभव है कि कोकोशिबो अपने स्वॉर्ड को इतना बड़ा बनाकर भी उसे बहुत तेजी से कैसे घुमा पा रहा है। इधर छोटे मास्टर के आदमी से बोलते हैं कि अबे चूतिया जल्दी से अपर मून वन के पास और हासिरास भेज, लेकिन इस बेटी को बहुत विश्वास होता है कि सानमी, ग्योमे और मुइचिरो उसे हरा ही देंगे। तभी उधर कोकोशिबो सानमी और ग्योमे के ऊपर मून ब्रीदिंग से हमला कर देता है। उस हमले को देखकर ग्योमे की गांड फट गई होती है, क्योंकि वो हमला बहुत दूर से और पहले से भी फास्ट किया गया होता है। कोकोशिबो तुरंत एक और अटैक करता है, जिससे बचते हुए सानमी का पैर कटिंग हो जाता है। सानमी सोच रहा होता है मायरे काट डाला, मैं घंटा उसके सर को नहीं काट सकता और अब तो मेरे पास ज्यादा पावर भी नहीं बचा है। तभी कोकोशिबो एक और खतरनाक अटैक करता है और इस अटैक से सानमी का अंग अंग कट जाता है। ग्योमे सानमी को चिल्लाता है, लेकिन सानमी उसे उसको भूलकर कोकोशिबो के ऊपर ध्यान देने के लिए कहता है। तभी कोकोशिबो सानमी का गेम ओवर करने के लिए लास्ट अटैक कर देता है, पर तोगी तो बटवा कर सानमी को बचा लेता है। हाँ ये बात अलग है कि उल्टा उसी को कट लग गया होता है। वो सानमी से कहता है भाईजान मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अभी भी लड़ सकते हो। ये साला बचाने आया था कि काम देने आया था। इधर एक गजनी फिर से चुप कर देख रहा होता है और अपने आप को ही डीमोटिवेट कर रहा होता है कि वो इतना कमजोर है कि वो किसी को नहीं बचा सकता। और तुम्हें तो पता ही है डीमन स्लेयर में जो भी आदमी डीमोटिवेट होता है उसे सिर्फ एक ही आदमी की बात याद आती है। तो बस कुछ नहीं, हर बार की तरह वो भड़वा तांजीरो फिर से अपना मोटिवेशन पेल कर चला जाता है, जिससे गेन्या का 34 का छाती 36 का हो जाता है और वो कोकोशिबो के तलवार का टुकड़ा भी गटक जाता है और डीमन बन जाता है। इधर ग्योमे और कोकोशिबो धमाकेदार तरीके से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ग्योमे का फट गया होता है कोकोशिबो की स्पीड देखकर, क्योंकि ग्योमे वहां अगर कोई गलती
गलती करता है तो उसके अटैक करने से पहले ही कोकोसुबो से पिन कर देता है। कोकोसुबो भी एग्जैक्ट मोमेंट का प्रेडिक्शन लगा रहा है। ग्योमे सोचता है कि कोकोसुबो ऐसा क्या देख सकता है जो वो नहीं देख सकता, क्योंकि डीमंस इंसानों की ट्रांसफिगर्ड फॉर्म है, इसलिए जो डीमंस कर सकते हैं वो इंसान भी कर सकते हैं। इसलिए वो अपने इंद्रियों के फुल पोटेंशियल से कोकोसुबो को ऑब्जर्व करता है, जिसे उसे कोकोसुबो के शरीर के अंदर का माल मस्ता दिखने लगता है। वो हैरान हो गया होता है क्योंकि वो कोकोसुबो के पल्स तक को सही से देख पा रहा था। इस साइड मोइचिरो कोकोसुबो को कम से कम 1 सेकंड के लिए धीमा करने का प्लान बनाता है, इसलिए वो ग्योमे और सानमी की हरकतों पर नजर रखा होता है। पर अपना कोको भैया उसके प्लान को समझ जाता है कि वो तीनों एक साथ हमला करेंगे उसके ऊपर। तभी कोकोसुबो मून ब्रीदिंग से हमला कर देता है। मोइचिरो बस मन में सोच रहा होता है कि सानमी और ग्योमे कोकोसुबो के अटैक रेंज में जाए, जहां कोकोसुबो के हमले ओवरलैप होते हैं। उसी वक्त ग्योमे अपने हथियार के चैन को घुमाता है, और क्योंकि कोकोसुबो ने उन तीनों की हरकतों को देखने के लिए अपने हाथ पर एक आंख भी उगा लिया था, तब भी वो देख नहीं पाया कि ग्योमे का जुजु बीट कहाँ गया। उसी वक्त का फायदा उठाकर सानमी अटैक कर देता है, जिससे कोकोसुबो का एक हाथ कट जाता है। तभी तुरंत मोइचिरो अपना एक पैर गंवाकर कोकोसुबो के पेट में अपने तलवार घुसेड़ देता है। कोकोसुबो तो हक्का बक्का रह गया होता है, पर वो ये समझ भी जाता है कि जो सी थ्रू वर्ल्ड वो देख सकता है वो ये लोग भी देख पा रहे हैं, और इसी के साथ वो ये भी समझ जाता है कि ग्योमे उसके साथ चालाकी कर रहा है अपना खून बहाकर, ताकि वो उसके अटैक्स को भंड कर सके। तभी कोकोसुबो मून ब्रीदिंग के 6th फॉर्म का यूज करता है। इधर ये मोइचिरो अपने मन में गेन्या को कह रहा होता है कि अबे भोसड़ी के चलाना देख क्या रहा है। उसी वक्त गेन्या को याद आता है कि मोइचिरो ने उससे कहा था कि उसकी फिक्र मत करना और गोली चला देना। ओ मतलब ये बटवे मोइचिरो ने पहले से ही प्लान बना रखा था। तभी गेन्या अपना डीमन गन निकाल कर कोकोसुबो के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कोकोसुबो के शरीर में बहुत से छेद हो जाते हैं। पर इन गोलियों में कुछ अतरंगीपन होता है, क्योंकि कोकोसुबो के डिफेंस करने के बावजूद भी वो गोलियां उसे मुड़कर लग गई होती है, जैसे उनमें जान हो। तभी कोकोसुबो समझ जाता है कि इस हेपल लाइटिया ने उसके बाल और तलवार के टुकड़े खा लिए हैं। पर उसी वक्त अचानक से जो गोलियां कोकोसुबो को लगा होता है वो राक्षस रूपी पेड़ बन जाता है। कोकोसुबो भी हैरान हो जाता है, अरे मादर ये क्या है, कहीं ये उस अधेड़ डीमन का ब्लड डीमन आर्ट तो नहीं। देखो भाई ये सब तो ठीक है, पर तुमने एक चीज देखा, इन सब के चक्कर में तोकी तो खुद फंस गया है। ऐसा लग रहा है दादा जाने नहीं दूंगा मैं तुमको। इधर कोकोसुबो के शरीर में एक अजीब सा जलन हो रहा होता है, जो उसके सोलर प्लेक्सस से लेकर उसके बालों के जड़ों तक को छेद रहा होता है। उस टाइम कोकोसुबो को दूसरी बार यह एहसास हुआ था कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि पहली बार ये उसे 400 साल पहले हुआ था, जब वो अपने छोटे भाई द अनबीटेबल लेजेंड योरुची सुगीकोनी से मिला था। उस वक्त कोकोसुबो का दिमाग हिल गया था कि योरुची के पास मार्क होते हुए भी वो इतने सालों तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उनकी आखिरी मुलाकात 60 साल पहले हुई थी। तभी कोकोसुबो अनुमान लगाता है कि अभी शायद योरुची की उम्र 80 साल के लगभग होगी। तभी योरुची ने उससे रोते हुए कहा था कि ये बहुत दुखता है भाई। उस टाइम योरुची पहली बार रोया था, क्योंकि उसे अपने भाई के डीमन बन जाने का बहुत दुख था। पर क्योंकि वो एक डीमन स्लेयर था तो अपने भाई पर रहम भी नहीं खा सकता था। लेकिन कोकोसुबो को उस वक्त भी योरुची से जलन हो रही थी। वो तैयार होता है लड़ाई के लिए, पर क्योंकि योरुची का ऑरा ही बहुत भयंकर था तो वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। तभी योरुची अपने अल्ट्रा स्पीड से कोकोसुबो का गला आधा काट देता है। कोकोसुबो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर पाता। वो सोच रहा होता है कि अगले हमले में उसका गेम ओवर, पर वो अगला हमला हो ही नहीं पाया, क्योंकि बूढ़े योरुची की मौत हो गई थी उसके बुढ़ापे के कारण। ये देखकर कोकोसुबो शुक्र मना रहा होता है कि अगर योरुची एक भी हमला और करता तो उसका निपटना तय था। देखो कोकोसुबो डीमन इसलिए बना ताकि वो लंबे समय तक जी सके, पर उसके दिल में योरुची के प्रति जलन उसे हमेशा सताती थी। पर अब क्योंकि योरुची मर चुका है तो उसे किसी बात का डर नहीं है, इसलिए वो और लंबा जीकर ताकतवर बन सकता है। पता नहीं क्या करेगा इतना जी के। कोकोसुबो फुल पावर लगाकर उस पेड़ को उखाड़ने का ट्राई करता है, और इधर ये दोनों मौका देखकर तुरंत कोकोसुबो का सर काटने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन कोकोसुबो जैसे तैसे अपना स्वॉर्ड स्विंग करके मून ब्रीदिंग के स्लैशेस कर देता है, जिससे सानेमी, ग्योमे और तोकितो को बहुत भारी कट्स लग जाते हैं, और गेन्या का शरीर तो 20 से ही कट जाता है। यार मैं जब से देख रहा हूँ इस लौंडे को कोकोसुबो कहीं ना कहीं से काट ही देता है।
तभी हम देखते हैं कोकोसुबो का तलवार अवतार। तोकी तो गांड फट जाती है। वो सोच रहा होता है इस हैवान ने अभी एक तलवार से हमारी इतनी बजा दी थी और अब तो इसने अपने शरीर में 70 तलवारें निकाल ली हैं। इस साइड गिन्या तड़प रहा होता है। सानमी और ग्यो में भी कटी फटी हालत में कोकोसुबो से लड़ रहे होते हैं। भाई सैल्यूट है इन दोनों लौंडों को। इधर तोकी तो फिर से सोचता है कि सानमी और ग्यो में मरते दम तक लड़ेंगे, पर वो यहाँ नहीं मर सकते क्योंकि मुजान अभी भी जिंदा है। इसलिए तोकी तो उन्हें किसी भी हालत में जिंदा रखना चाहता है। इसलिए वो अपने तलवार को एकदम जोर से पकड़ता है ताकि वो लाल हो जाए। उसके लाल होते ही कोकोसुबो का हिलना डुलना थोड़ा रुक जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका शरीर अकड़ रहा है और उसके ऑर्गन्स जल रहे हैं। तभी सानिम अपने स्वॉर्ड से कोकोसुबो का सर काटने का ट्राई करता है, पर वो उसे आधा भी नहीं काट पाता। उसी वक्त जमीन पे पड़े पड़े गेन्या आइडिया लगाता है कि उसकी गोलियां अभी भी कोकोसुबो के शरीर के अंदर है, तो वो एक और बार अपना ब्लड डिमन आर्ट कर सकता है। और क्योंकि कोकोसुबो का ध्यान अभी उस पर नहीं है तो वो इजीली अपनी टेक्निक रिलीज कर सकता है। ये सोचकर वो अपना ब्लड डिमन आर्ट कर देता है, जिससे कोकोसुबो के शरीर पर फिर से पेड़ उग जाता है और उसे जकड़ने लगता है। कोकोसुबो समझ जाता है कि ये काम उस लाचार जानवर का है, इसलिए वो उसे बीच से काटने के लिए अपनी टेक्निक का यूज करता है, पर ये क्या उसकी टेक्निक रिलीज ही नहीं होती। तभी ध्यान भटकने पर उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। ये गोरिल्ले का बलगम अपने गधे से कोकोसुबो के सर पर इतने जोर का सपेटा बजाता है कि कोकोसुबो के मुख से आह की आवाज निकल जाती है, पर इससे उसका गर्दन नहीं उखड़ता। इसलिए ग्यो में अपने टंगे से भी काटने का ट्राई करता है, पर कोकोसुबो अपना तलवार बीच में ला देता है। वो सोचने लग जाता है कि उसकी टेक्निक इसलिए रिलीज नहीं हो पा रही है क्योंकि ये पेड़ अपना तना बढ़ाने के लिए उसका बहुत सारा खून चूस रहा है, साथ ही में ये लाल तलवार उसके शरीर को अकड़ा रही है। तभी वो समझ जाता है लाल तलवार बिल्कुल यूरोची जैसा, और वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहां वो यूरोची से उसके सक्सेसर के प्लान के बारे में पूछता है और कहता है कि वो लोग बहुत पावरफुल है और उनकी ब्रीदिंग टेक्निक भी कोई नहीं सीख सकता। इस साले को शुरू से ही अपने ऊपर घमंड था। तभी यूरोची बोलता है कि भाई तुम हमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझ रहे हो, जबकि हम बस इस दुनिया में जन्मे इंसानियत का एक छोटा सा अंश है। और रही बात हमारी जितना पावर रखने की, तो वो अभी जन्मे किसी बच्चे के पास भी हो सकती है। इसलिए इसकी चिंता ना करते हुए हमें बस अपने मरने तक सहजता का अनुभव करना चाहिए। तभी वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आता ही है कि सानमी उसी समय अपने स्वॉर्ड से ग्योमे के गधे पर और फोर्स लगाता है, जिससे उन दोनों के हथियार लाल हो जाते हैं। तो सोच रहा होता है स्टील आपस में टकराकर वेपन्स को रेड कर रहे हैं। इधर कोकोसुबो के दिमाग में सिर्फ यूरोची की बात ही चलती रहती है कि एक दिन इस दुनिया में जो बच्चे उनके बाद पैदा होंगे वो उन्हें भी सरपास कर देंगे। तभी सानमी और ज्यादा प्रेशर लगाता है और फाइनली कोकोसुबो का सर कट जाता है। पर सर कटने के बाद भी उसे सिर्फ योरिची की याद आ रही थी कि जब भी योरिची मुस्कुराता तब हमेशा कोकोसुबो को बीमार महसूस होता, और जब उसने योरिची से उनके ब्रीदिंग स्टाइल के सक्सेसर के बारे में पूछा था तो वो मुस्कुराने लगा, जो कोकोसुबो को इरिटेट और डिस्गस्ट फील कराता था। पर अब कोकोसुबो को ये समझ आ चुका था कि इस जनरेशन के बच्चे उनसे कई ताकतवर है, जैसे कि ये बटवा हाथ पैर कट जाने पर भी अपने तलवार को नहीं छोड़ रहा है। उसी तरह ये लाचार जानवर जो आधा शरीर कटने के बाद भी जीने की कोशिश कर रहा है, ये सफेद बालों वाला लौंडा जो जानलेवा कर्ज लगने के बाद भी अपने दुश्मन को हराने की कोशिश कर रहा है, और ये भल्लाल देव जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जान तक दे सकता है। ये लोग जो सन ब्रीदिंग का यूज भी नहीं करते अपने ब्लेड को लाल कर रहे हैं, और यही सब सोचकर कोकोसुबो को जलन होती है कि वो हार रहा है, इसलिए वो अपना सर काटने के बावजूद भी लड़ रहा होता है। तभी ग्यो में सानमी को चिल्लाता है कि सानमी हमला करना बंद मत करो, उसका खून बहना रुक गया है। सानमी सुनकर पागल हो जाता है कि मैं उस बावली गांड को तब तक काटता रहूंगा जब तक वो गायब नहीं हो जाता। ये कहकर वो विंड ब्रीदिंग से बहुत सारे स्लैशेस कर देता है। ग्यो में भी स्टोन ब्रीदिंग का यूज करता है, पर तभी कोकोसुबो तोकितो का हाथ काट कर उसे उसकी तलवार से अलग कर देता है और उसके तलवार को अपने शरीर से निकाल लेता है, और सोचता है कि अगर वो अभी अपने सर को रीजनरेट करता है तो वो मौत को जीत लेगा, भले उसका सर वापस क्यों ना कट जाए तब भी वो नहीं मरेगा। तभी हम कोकोसुबो का मक्कर दानव रूप देखते हैं। उसे देखकर सानमी कहता है ओह फक, उसने अपना सर फिर से रीजनरेट कर लिया। ग्यो में उससे कोकोसुबो के शरीर पर मारने के लिए कहता है, क्योंकि रीजनरेट करने के कारण उसका शरीर अभी कमजोर होगा, लेकिन कोकोसुबो उनसे कहता है मैंने मौत पर विजय प्राप्त कर ली है, अब मुझे कोई भी हमला नहीं मार सकता सन को छोड़ के। उसी समय सानी में अपना तलवार लेकर भागते हुए कोकोसुबो की तरफ आता है और कहता है मैं कभी नहीं हारूंगा।
तभी कोकोसुबो अपनी शक्ल उसके तलवार में देख लेता है और कहता है, अरे मेरा सुंदर चेहरा, ये नहीं हो सकता। उसे फिर से योरिची की बात याद आ जाती है जिसमें वो कह रहा होता है, भाई आपका सपना देश का सबसे ताकतवर समुराई बनने का है ना, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, देख रहा है मैं दूसरा सबसे ताकतवर समुराई बनूंगा। पर थोड़ा उल्टा होता है, भाई पहला बन जाता है। तभी कोकोसुबो को रियलाइज होता है, समुराई बनना, क्या मैं सच में यही चाहता था? उसी वक्त जहां मुइचिरो ने उसके शरीर में तलवार घुसेड़ा था वो जगह टूटने लगता है। तभी ग्योमे और सानमी कोकोसुबो को और तोड़ देते हैं। कोकोसुबो का शरीर गायब होता रहता है, इसके साथ वो अपना ब्लड डीमन आर्ट भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तब भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे अपने भाई की बातें फिर से याद आती है और इस बार उसे रिग्रेट फील होता है कि वो ताकतवर बनने और लंबा जीने के चक्कर में इतना भयंकर राक्षस बन गया कि उसने इंसानों को खाना चालू कर दिया और अंत में उसे इसका बहुत पछतावा होता है। और उसके लास्ट वर्ड ये होते हैं कि योरिची, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। तो इसी के साथ कोकोसुबो हार जाता है और उसका शरीर गायब हो जाता है। देखो यार, कोकोसुबो जैसा भी था लेजेंड तो था, क्योंकि भले ही वो योरिची से जलता था पर उस जलन ने ही उसे सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बना दिया था। एनीवेज ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, तो अब जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दो। और हाँ, हमने टोक्यो रिवेंजर्स के तेंजुकु आर्क पर भी वीडियो बनाई है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। अब हम चलते हैं, बाय।